यूपीएससी हिंदी वर्जन पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 पर। अ, हो सकता था कि मैं आपसे डायरेक्ट उसी दिन बात करता प्रीलिम्स की जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, लेकिन मैं जाके खुद भी बक देता आपके सामने, तो कोई मतलब का रहता नहीं आपके सामने। ठीक है, मैं पूरा एनालिसिस किया, सोचा, समझा, बहुत डीप थिंकिंग की, उसी के बेस पर कुछ पर्सपेक्टिव आपको बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा कि होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए, अब आगे क्या करना है, प्लान बी, मतलब मैं सब कुछ बात करने वाला हूँ। उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोलूँगा। जैसे अब सभी टीएस बोल रहे हैं कि उल्टा सीधा, मतलब मैक्सिमम 90% जो टीचर्स हैं वो सिर्फ इसलिए वीडियोस बना रहे हैं या आपके लिए वीडियोस डाल रहे हैं, सेशन ले रहे हैं जिससे आप खुश रहें, बस आपको थोड़ा सा सांत्वना मिल जाए, आप भी थोड़े से खुश हैं कि हाँ टीचर हमारे साथ है, बस आगे के लिए अब बस इनका साथ देना है हमको। ठीक है, और ये टीचर अपना मार्केट चलाने लगेंगे, ये मार्केट के लिए कर रहे हैं सभी लोग। तो मेरी जो बातें रहेंगी वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगी। मैं ना यूपीएससी को डिफेंड करने आया हूँ, क्योंकि ना मुझे यूपीएससी पैसा देती है, और ना मैं आपको खुश करने आया हूँ। ठीक है, तो मेरा काम है बिल्कुल बैलेंस होके सही तरीका बताना, और सही चीज़ हुई क्या है इस बार एग्जाम में। अगर मुझसे आप पूछेगा प्रीलिम्स 2026 का रियलिटी चेक क्या है, तो मैं बोलूँगा आपसे पेपर टफ था ही नहीं भैया। पेपर टफ नहीं था, लेकिन मैं ये बोलूँगा टफ तो उसको बोलना है वो बेईमानी होगी, क्योंकि टफ जितना भी बना देते, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते वो इस एग्ज़ाम को निकाल भी देते अगर टफ होता पेपर। तो पेपर आया है रैंडम और एब्सर्ड। ठीक है, तो अमित खरोड़ सर को मैं सुन रहा था, तो उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि पेपर टफ मत बोलो, यूपीएससी खुश हो जाएगा सुन के कि अरे टफ पेपर आया, यार ऐसे ही बनाएंगे, चलो ठीक है। पेपर को एब्सर्ड बोलो, रैंडम बोलो, क्योंकि देखो टफ पेपर में डिफरेंस होता है, एब्सर्ड में डिफरेंस होता है। कैसे? या रैंडम में डिफरेंस होता है, रैंडम में वो कुछ भी पूछ रहा है, वो यूएन की पीस कीपिंग जो मिशन थे उनके बारे में पूछ रहा है, और करंट का नहीं पूछ रहा। ठीक है ना, तो वो आईआर का पार्ट भैया, ना किसी का पार्ट, ना वो आपके सिलेबस का पार्ट है। वो आर्मी की आपका कॉर्प पूछ रहा है, पता नहीं उल्टा सीधा कुछ भी पूछ रहा है, तो वो टफ नहीं है, वो आपका एब्सर्ड है या रैंडम है बिल्कुल। तो पेपर अगर आपके माइंड में जा रहा है पेपर टफ था, तो पेपर टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि बहुत इजी थे, और बाकी क्वेश्चंस कुछ मॉडरेट बोल सकते हो, और जो टफ आप बोल रहे हो वो टफ नहीं थे, वो रैंडम क्वेश्चंस थे। तो अपने माइंड से एक चीज़ हटा दो कि पेपर टफ था, पेपर टफ नहीं था। अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे, जब तक ये वीडियो खत्म होगा ना, ये पूरा अच्छे तरीके से एक एक बात को याद ध्यान से सुनना। आपके मन में जो भी डाउट है ना, मैं पूरे क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है, टफ पेपर आता, कितने भी टफ आपके क्या स्टेटमेंट बन जाते, आता था किससे, एनसीईआरटी से आते, जो आपने सब कुछ पढ़ के मतलब निचोड़ दिया था बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या, रेंडमनेस बढ़ गई। अब रेंडमनेस से क्या होता है, लक फैक्टर बहुत बढ़ता है। लक फैक्टर कैसे बढ़ता है? मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस मान के चलता हूँ, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको क्या कर पा रहे थे, टैकल कर पा रहे थे। ठीक है, टाइट क्वेश्चंस 10 से लेके 15 क्वेश्चन में हमने गैस वर्क काम किया ये करके, तो मैं पहुंच चुका हूँ 40 क्वेश्चन तक। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो सभी सॉल्व कर लेते हैं, जिसने 1 साल से तैयारी कर रहा है, जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, या कोई 5 साल से कर रहा है, दोनों बराबर रहते हैं यहाँ पे। लेकिन जहाँ अगर पेपर टफ होता है, रियलिटी में जो टफ होता है, उसमें जो ज़्यादा दिनों से तैयारी कर रहा है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम में आगे निकल जाता, जबकि जो 6 महीने वाला है वो बाहर हो जाता। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट फैक्टर काम क्या किया है कि यहाँ पे उसके बाद जो रैंडम क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ना, तो उसका आंसर इसको पता है, जो कि बहुत अच्छे पढ़ के आया था ना, इसको पता है। ठीक है, तो हुआ क्या, जिसका तुक्का लग गया भैया, किस्मत है उसकी, जिसका तुक्का लग गया उसका हो जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन से अगर कोई रह रहा है तो सिंपल सी बात मानो, कम से कम 1000 से 1500 स्टूडेंट्स ऐसे जाएंगे पक्का इस बार, कि जो कि तुक्के में गए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत की, लेकिन उनका तुक्का काम कर गया, इनका तुक्का काम नहीं किया बस। ठीक है, तो यही है। एलिमिनेशन फेल हो गया, टाइम प्रेशर वगैरह, मैं सब पे बात करने वाला हूँ। ठीक हो, ठीक है यहाँ पे। और जो भी बोल रहा है कि एलिमिनेशन टेक्निक बिल्कुल गायब हो गई है, बिल्कुल आपने पेपर अच्छे से देखा ही नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज़ बिल्कुल मानूंगा कि ये पेपर अनप्रैक्टिकल था, बिल्कुल था। पेपर रैंडम था, अगर मैं खुद ज़्यादा पेपर सॉल्व नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सही बात भैया। लेकिन अगर आप बोलो कि एलिमिनेशन बिल्कुल बाहर हो चुकी है, नहीं हुई है, तरीका चेंज हुआ है, अप्रोच चेंज हो चुकी है भैया, अप्रोच चेंज हो चुकी है। पेपर वही है, लेंदी हो गया बहुत पेपर, 2 घंटे में पढ़ना मुश्किल है भैया, सॉल्व कैसे करोगे? लेकिन देखो जो दे दिया वो दे दिया, क्योंकि आप जाके बोल नहीं सकते, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप चिल्लाते रहो कि री यूपीएससी होता, कुछ नहीं होता। मैं 2023 में ये चीज़ें मैं भी मानता था कि ये कुछ हमारे बोलने से होता है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो लक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम किया है इस बार, सच बोल रहा हूँ। और पूरी चीज़ों पर बात करूँगा, देखो अगर
किसी का 70% लक उसके साथ है और 30% उसने मेहनत भी की है ना, तो उसका पेपर इस बार हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने क्या 70% मेहनत की और 30% उसका लक काम नहीं किया, हो सकता है वो भारी हो जाए। अब कोई 5 साल से मेहनत कर रहा है और कोई रैंडम किसी ने तुक्का लगा दिया 1-2 क्वेश्चंस में और उसका तुक्का काम कर गया, तो उसका हो जाएगा। और ये बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे आके फेल हो सकता है। लेकिन यकीन मानो, अभी भी हार्ड वर्क स्टिल मैटर्स, मतलब मैटर करता भैया अभी भी। कि हमको नेक्स्ट ईयर क्या सोचते हो, आप बोलोगे सर पीआईबी पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स रट डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पी जाएंगे। क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा ना, आपकी 365 में देखने को मिलेंगे ना आपको किसी मैगजीन में देखने को मिलेंगे। रैंडम अगर उसको क्वेश्चन इसी साल जैसा पेपर बनाना होगा, तो वो पेपर आप कितना भी पढ़ लो वो पेपर नहीं आएगा। उसका सीधा सा मतलब, उसका सीधा सा जो हमको करना क्या होगा, वो यही करना होगा कि हमको ज़्यादा स्कोर करना ही नहीं है। क्योंकि इस बार की आप कट ऑफ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, हमको ज़्यादा अटेम्प्ट करना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या था, वो चीज़ें कि रैंडमनेस बढ़ी है, अब इसमें करना क्या है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ऐसा कर देते, ये बहुत आसान होती है किसी भी टीचर्स के द्वारा कहना और किसी मेंटर के द्वारा कहना। अगर अरे आप ये कर देते, रियल एग्जाम में नहीं होता। और जब पेपर इतना बेकार आए ना पेपर, तो मैं तो बोलूँगा ही नहीं कभी आपसे कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। जो हो गया उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो, आप स्वीकार करो पूरा अच्छा तरीके से। लेकिन तरीका समझो कि जो हो सकता था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ, मुझसे भी नहीं होता। ये मैंने 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वीडियो को क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन तो मुझे सोचने में लग गए। जो 2 घंटे में आपसे करने को अगर मैं बोलूँगा, तो मुझे मुझे 3 दिन लग गए खुद को, तो मैं आपसे कैसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं हर पहलू पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ। मैंने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा है, हर चीज़ को देखी है। ठीक है, आके जाता कुछ भी बक के चला जाता कि अरे ये पेपर तुम्हारे साथ गलत हुआ ये करके। लेकिन मैं पूरा साइंटिफिक बात करूंगा पूरा। ठीक है, करना क्या चाहिए था ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे पेपर में क्या किया जा सकता है। देखो फ्यूचर के लिए बात कर देता हूँ मैं। फ्यूचर के लिए मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा 2026 के लिए कि आपको ये करना था। ठीक है, लेकिन ऐसे पेपर का और कुछ भी रैंडम अगर कभी भी पेपर आ जाता है, कुछ भी पेपर आज के बाद, या मैंने पहले भी बात की हुई थी, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो मेरा एक ही लाइन टैग लाइन थी, वो थी कि पेपर का नेचर डिसाइड करता है कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन तब भी मैं उसको मान के चल रहा था कि 75 या 80 से ऊपर तो आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर था वो था 70 से ऊपर भी अगर आप अटेम्प्ट कर देते तो आपका काम हो जाता। दिक्कत कहाँ हो गई, हम सभी क्वेश्चंस को टैकल करने गए और वहाँ पे हम पछाड़ खा गए पूरा अच्छे तरीके से। पहले क्या करना था, इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैं बोला 10 क्वेश्चन भी हो रहे थे ना इस पेपर में, लेंदी क्वेश्चंस थे, भले सिंपल थे, लेंदी क्वेश्चंस थे, स्किप करो, स्किप करते जाओ। मैं तो बोला 10 क्वेश्चन करो फर्स्ट राउंड में, इजी इजी क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो। इसके बाद एलिमिनेशन लगाओ। अगर 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग रहा है तो उसको लगाओ। इसके बाद जो लेंदी क्वेश्चंस थे जो इजी थे, जैसे कि एथिक्स के क्वेश्चन से डरो मत। अब एथिक्स था तो पढ़ा ही है अपना, बेसिक नॉलेज सभी के आंसर उसमें मैक्सिमम के सही है, तो वो ऐसे क्वेश्चन सही करो। पॉलिटी का उसने घुमा घुमा के पूछा है, कुछ भी उल्टा सीधा पूछा, पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपन कुछ कर नहीं सकते तो क्या करना था, लेंदी क्वेश्चंस को करना था। ठीक है, इसके बाद जो रैंडम क्वेश्चंस आए थे उसको स्किप भी करना पड़ता है, क्योंकि ना उसमें कुछ एलिमिनेशन लगती है। देखो जिनमें लगती है मैंने सिखाया होगा, जो उनमें लग जाती है। जो रैंडम है बिल्कुल फैक्चुअल है, उसमें नहीं लगती, उसको आपको स्किप भी करना पड़ेगा, भले 25 क्वेश्चन छोड़ने पड़े। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ वैसे ही कम जाएगा। और देखो बात यह है, इस पेपर को मैंने 2-3 दिन देखा, तब ये तरीका बताया मैंने, तरीका मैंने पहले ही बताया था, लेकिन इस पेपर की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं कि इस पेपर को कैसे कर सकते, मतलब कर सकोगे अगर फ्यूचर में आ गया था। ठीक है, लेकिन एसी रूम में बैठ के, एसी रूम में तो वैसे मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन तब भी बोलूँगा कि मैं फ्री बैठ के ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था कि पेपर टफ आया था और रियल में था टफ। और एसी रूम एनालिसिस में और रियल एग्जाम में फ़र्क होता है, क्योंकि जो 45 डिग्री सेल्सियस में ये धूप पड़ रही है जिसके हॉल पे, और वो बैठा हुआ है उसको पढ़ना है। ठीक है, उसको सीसेट का भी एग्जाम देना तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब रेड पाथ क्या होता है, आप पैनिक कर जाते हो, ओवर अटेम्प्ट करने लगते हो, मेंटल फटीग हो जाता है, ये प्रॉब्लम देते हैं। सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया बस यही तरीका अपनाना था, तब आप पास में पहुंच सकते थे। श्योरिटी मैं अभी भी नहीं दूंगा कि एग्जाम निकलने की, वो आपका लक फैक्टर भी यहाँ पे काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मेरी एट द एंड एक जैसी थोड़ी है, मतलब अगले साल के पेपर से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अब ऐसे पेपर नहीं, मैं और अलग तरीके बताऊंगा। जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स उनको पता होगा, पॉलिटी के मैंने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बना के दिए हुए थे पहले भी। ठीक है, जाके उनसे पूछ लेना, मैंने दिए हुए ऐसे क्वेश्चन बना के। मैं उनसे बोलता था कि पेपर लेंदी ही आता है, लेंदी ही की तैयारी करनी है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कितना लंबा पेपर आ जाएगा। ठीक है, मैंने उनसे प्रैक्टिस करवाई थी, वो मुझसे हर टेस्ट में बोल देते कि सर पेपर बहुत लेंदी था,
लेकिन मैम बोलता था कि नहीं, वो हमको प्रैक्टिस करनी है। एक एक स्टूडेंट जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट है ना, वो इस चीज़ को मानेगा कि हाँ, मैं ये चीज़ें बोलता था कि पेपर लेंथी है, हमको ऐसी की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं तब भी बोल रहा हूँ कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन प्रॉब्लम पेपर के साथ हुई। पेपर बहुत ज़्यादा ही लेंथ दिया गया, जितनी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्लाइंडिंग अटेम्प्ट छोड़ना पड़ेगा, स्मार्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतना जाओ, यानी पेपर का नेचर डिसाइड करता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब सबसे पहले सबने बात कर लिया जीएस की, सीसेट की, सीसेट टफ आया, ये चीज़ें। कोई ने ये इसकी बातें नहीं की, सीसेट का क्राइसिस तो आ गया था 2026 में ही, जब वो यूपीएससी ने सिलेबस में दिया ही नहीं है अच्छी तरीके से, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह ये चीज़ें। और एकदम से 15 साल से पूछता नहीं है, 16 साल से पूछा नहीं है, एकदम से उसने क्वेश्चन दे दिए। वो क्वेश्चन तो भैया किसी ने पढ़े नहीं थे। और जो क्वेश्चन 29 27 कॉम्प्रिहेंसिव आ रहे थे, उसको आपने 23 कर दिया। तो वैसे हिंदी मीडियम वाले तो पहली बार हो गए भैया। ठीक है, अब गलत हुआ कैसा हुआ, जो हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। सिलेबस से बाहर गया सीसेट, मैथ्स के सवाल ही उसने घुमाने की कोशिश की है। 5 क्वेश्चन उसने ऐसे दिए कि पहले ही ऑप्शन दे दिए, फिर सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन थे। कम से कम स्टूडेंट को ऐसे एग्जाम में बैठ के पैनिक करता है, तब उसको 1 मिनट तो ये समझने में चाहिए भैया ये इसके ऑप्शन कहाँ हैं। तब ऊपर जाके पढ़ेगा, हाँ भैया ये लिखे हैं इसके ऑप्शन, फिर उसको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, फिर यहाँ पे जाके ऑप्शन देखेगा। उसका 1 2 मिनट उन्होंने यहाँ पे बर्बाद किए बिल्कुल। ठीक है, तो सीसेट का क्राइसिस पर कोई ज्यादा बात कर ही नहीं रहा। सीसेट का बड़ा सबसे बड़ा क्राइसिस सीसेट का ये भैया इस टाइम पे। मैं ये बोलूंगा अभी से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है तो। ठीक है, 2027 वाले क्या करेंगे, प्लान बी क्या होगा, मैं सब बात करने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब असली सवाल जो है वीडियो का, देखो जो चीज़ें बतानी थी ये चीज़ें आप बहुत सारे टीचर से सुन चुके होंगे, लेकिन मैंने बैलेंस होकर बताई हैं आपको चीज़ें। ठीक है, तब भी ये चीज़ें सुन चुके होंगे आप, लेकिन अब असली सवाल क्या है, आगे क्या करना पड़ेगा भैया। अब आगे जो करना है वो ये है, अलग अलग पाथ हैं। पाथ है फर्स्ट, कंटिन्यू करोगे यूपीएससी जर्नी को, जो करना चाहते हैं वो करो, मैं आपके साथ हूँ। प्लान बी विद प्रिपरेशन, प्लान बी के साथ क्या कर सकते हो, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो भैया। अदर एग्जाम कौन से होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, बीपीएससी, एमपीपीएससी है, नेट जेआरएफ वगैरह है। नेट जेआरएफ याद रखना, नेट जेआरएफ की बात कर रहा हूँ मैं। और पैरेलल करियर क्या होता है, यूपीएससी के सिलेबस से सेम कि हो सकता है उसमें से यूपीएससी का जैसे पैटर्न आता हो, मैथ सीसेट जैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपका जीएस आता हो, और इससे बेहतर 1 2 सब्जेक्ट्स अलग से आते हो बस, तो आप उन एग्जाम के साथ जाइए। मैं बिल्कुल इसमें भी आपके साथ हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मुझसे पूछ लेना कुछ भी। और न्यू लाइफ डायरेक्शन कैसे, प्राइवेट देखो, स्किल कर सकते हो, 6 महीने में कोई स्किल अपनी डेवलप कर लो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो कुछ में, प्राइवेट जॉब अगर आपको लग रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ फिजिकल के रूप में नहीं होती, फिजिकली रूप में नहीं होती, वो मेंटली रूप में भी होती है। अभी क्या लगता है, जिनको 30 से 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं ना, उनसे पूछो क्या बीतती है उन पे। ठीक है, तो उसके साथ अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट जॉब ऐसे मत फंस जाना कि 15,000 रुपये में लगे हुए हो, तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, बिजनेस खुद का कर सकते हो, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि बिजनेस बिल्कुल करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले बनाओ खुद की, और फिर सेल्फ ग्रोथ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, कैसे करना है आपको। ठीक है, लेकिन अब इन चीज़ों में करना क्या कैसे है, यूपीएससी की जर्नी में किसको क्या करना है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्ट 2027 में देने वाले हैं। ये बात है जिन्होंने 2026 में एग्जाम दिया है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आपका सेकंड हो, आपका थर्ड अटेम्प्ट हो, ठीक है, आपका फोर्थ अटेम्प्ट भी हो, फिफ्थ भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब फर्स्ट अटेम्प्ट देने वालों से भी मैं कहूँगा कि प्लान बी को साथ में लेके चले भैया। इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग चुनिए। और पता है, अदर एग्जाम को चुनना ज़्यादा, मैक्सिमम क्या बोलते हैं, प्लान बी क्या होगा, प्लान बी यूपीपीसीएस पे जाते हैं, प्लान बी क्या होगा, बीपीएससी पे जाते हैं। लेकिन मैं प्लान बी के साथ में जितना 50% अगर इसको मैं वेटेज दूंगा, तो फिर 50% में इसको भी दूंगा। प्राइवेट जॉब कहीं मिल रही है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, 2 3 घंटे की जॉब कर सकते हो, छोटी मोटी जॉब कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, तो प्लान भी इसके साथ ही, कोई बिजनेस ले सकते हो, लोन के लिए अप्लाई करो, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाओ, पूरे प्लानिंग बनाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपने इतना तो सीखा है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम देना चाहते हो तो देखो बात वही है, अनसर्टेनिटी इसमें भी है भैया। ऐसा नहीं है कि एग्जाम निकल ही जाएगा अगर आप दोगे इसको तो। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल रैंडम, पेपर में कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कभी कुछ हो सकता है, इसमें लक फैक्टर बहुत काम करता है। और इसको इतना वेटेज देना यूपीएससी के साथ ही, तो मतलब वो तो बराबर कुआ और खाई बराबर ही है, लेकिन दे सकते हो सकता है किस्मत आपके साथ हो, अच्छी हो,
तो यहाँ पे नेट जेआर आप कैसे करना है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट 2027 में देने वाले हैं, वो भी क्या करोगे, साथ साथ में एमए करोगे, लेकिन प्राइवेट कर लेना, टाइम वेस्ट ना हो जिससे आपका। लेकिन आपको एमए करना है, एमएससी करना है, लेकिन करके रखो कि जरूरत महसूस हो। मैं ये नहीं बोल रहा, ईगो को बीच में मत आने देना, सबसे बड़ी चीज़ है ईगो। अरे नहीं बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा, वरना कुछ नहीं बनूंगा। ये आपको ख़त्म कर देगी आपकी दुनिया हमेशा के लिए। कुछ नहीं होगा लाइफ में अगर ये ईगो बना लिया तो, ठीक है। ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, मतलब जो इतने घमंड में रहते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू करना है, पॉज लेना है, लाइफ को नए डायरेक्शन में। भाई मैं तीनों में सहमत हूँ, बिल्कुल तीनों को चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है, सेकंड दिया है, फैमिली मेरे साथ है, तो यूपीएससी को दीजिए। लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा प्लान बी इसके साथ रखिए। चाहे आप फाइनेंशियल स्टेबल हो, फैमिली साथ में हो, कुछ भी हो, लेकिन प्लान बी को साथ में रखिए। फैमिली साथ में ना हो तो इसकी ओर मुड़ सकते हो, जो पाथ 3 है आपका, ठीक है। तो तीनों के साथ चलिए। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से भी बोल रहा हूँ मैं, जो दे चुके हैं, कि प्लान बी स्टार्ट कर दीजिए। पीसीएस एग्जाम आपको देना ही है, ठीक है। छोड़िए मत, बिल्कुल बिल्कुल मत, नहीं छोड़ना है। बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत करना। मैंने इनिशियल फेज में ये गलतियाँ की, मैंने पीसीएस एग्जाम वगैरह नहीं दिए थे, उसके मुझे भुगतान करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझिए। और आप यहाँ पे खड़े हो, अभी समझ में नहीं आ रहा करना कैसे है, लेकिन एक चीज़ समझिए, फैसला ये वाला इमोशनली नहीं लिया जाएगा, ये स्ट्रेटेजिकली लिया जाएगा। यानी एक रणनीतिक रूप से विचार कीजिए। पहले खुद को 5 से 10 दिन दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही फैसला ले लो, ठीक है। 5 से 10 दिन बाद लो, 5 से 10 दिन डेली सोचो, एक मैप बनाओ, हाथ में पेन लो, कागज लो, बैठ के सोचो करना क्या है रियलिटी में, ठीक है। क्या फैमिली साथ में है, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हमारे पास, क्या फाइनेंशियल स्ट्रांग है, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ अलग से, ठीक है। और अगर कंटिन्यू करना है यूपीएससी जर्नी को, या प्लान बी के साथ जा रहे हो, उसमें भी बताऊंगा करना क्या है। सबसे पहले जी मैंने आपको बता दिया कि स्टेट पीसीएस एग्जाम वगैरह, ईगो नहीं आने देना, बिल्कुल लॉन्ग टर्म लाइफ स्टडी जरूरी है, ठीक है। अब मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि अगर यूपीएससी एग्जाम मान लो और टफ होता गया और पेपर नहीं निकला, तो क्या लाइफ खत्म हो जाती है? नहीं होती है। इसका मैं एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, ठीक है। अब फोर्थ, थर्ड अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट वालों को करना क्या, सिंपल सा, अपना कोई जॉब करना चाहते तो कर सकते हो, और प्रॉपर पूरा टाइम, पूरा दिन यूपीएससी को मत दो। सिर्फ 3 से 4 फोकस्ड घंटे हैं जो आपके पास, वो यूपीएससी के दे दो। बाकी पूरा दिन अपने कोई स्किल बनाओ, कोई बिजनेस करो, कोई जॉब करो, जो करना है वो करो। अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन को टाइम दे सकते हो। यूपीएससी के लिए अगर आपने 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आप इतनी तैयारी कर चुके हो कि आप 3 से 4 घंटे में भी उसको पूरा सा बैलेंस करके चल सकते हो। और मैं बता दूंगा किस में, इन घंटों में क्या क्या पढ़ना है, कब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। मैं दोबारा बोलूंगा, ईगो को बीच में नहीं आने देना है, ठीक है। मैंने आपको 3 पाथ बता दिए हैं। या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन अदर एग्जाम यूपी पीसीएस वगैरह ये। सेकंड मैंने आपको बताया था कि आपका यूपीएससी जर्नी में या इसको कंटिन्यू रखो। तीसरा मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, ये चीज़ें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कीजिए बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक तरीके से करिए, ठीक है। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करके आ रहे हैं जो लाइफ में, और मैं ये बोल रहा हूँ जितनी जल्दी यूपीएससी के साइकिल से बाहर निकल सकते हो ना, निकल जाओ भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम देना छोड़ दो, एग्जाम दो, लेकिन प्रॉपर टाइम 24 घंटे इसी एग्जाम के बारे में सोचना वगैरह बंद कर दो, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल वर्थ इट नहीं है भैया ये, ठीक है। प्लान भी जरूरी है। आपने अगर एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी तो आपको भी देखने को मिला होगा, संदीप भैया स्टार्टिंग बोलते हैं ना कि प्लान बी फॉर लूजर्स, वो बाद में आके बोलते हैं कि प्लान बी बहुत जरूरी होता है, प्लान बी फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। जिसने सीरीज देखी उसको पता होगा, और वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, इसलिए ये चीज़ें हैं। तो पैरेलल करियर बनाना स्टार्ट कर दीजिए, इस पे डिपेंड मत होइए। देखो मेरा काम यूपीएससी स्टूडेंट्स को क्या मार्गदर्शन देना है, लेकिन तब भी मैं बोलूँगा कि इससे बाहर चले जाओ, फायदे में रहोगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम देना छोड़ दो, मैंने क्या बोला, 3 से 4 घंटे दे दो, इसके अलावा अपना अलग से कोई काम करो, कुछ भी जो आपको करना है। अब 2027 के स्टूडेंट्स को आगे करना क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि कुछ भी पेपर रैंडम आ रहा तो आप रैंडम पढ़ लोगे, रैंडम नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप पेपर कहीं से भी आ जाए, आपको पढ़ना बेसिक एनसीईआरटी ही है, बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। बेसिक करंट अफेयर्स में जो आप मैगजीन पढ़ते हो, ज्ञान ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन पढ़ते हो, वो पढ़नी पड़ेगी। बेसिक वही बुक पढ़नी पड़ेगी, चीज़ें वही हैं, अप्रोच चेंज हो चुका है पेपर को सॉल्व करने का, पेपर को टैकल करने का, पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच चेंज हो चुका है। वो अप्रोच क्या रहेगा, वो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में आपको या डिफरेंट सेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, 365 पे डिपेंडेंट होना बंद कर दीजिए। अब आपको हर मंथली वाइज
मैगजीन वगैरह या करंट अफेयर्स को लेके चलना पड़ेगा साथ में, जो 2027 के लिए स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने वाले हैं। और इसमें मैं सभी को शामिल कर रहा हूँ जो 2027 को अपना टारगेट बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं टारगेट तो साइड में रख दीजिए। जो मैंने क्या बोला ना, जो डिफरेंट एरिया चुन रहे हैं, जो सिर्फ 3 से 4 घंटे देने वाले हैं, उनको भी यही काम करना है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए। और ज्ञान प्रैक्टिस का इस टाइम पे हिंदी मीडियम में कोई जोड़ नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि हमारी मैगजीन इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रियलिटी में मैं आपको उसमें 25+ क्वेश्चंस बता दूंगा इस साल जो डायरेक्ट आए थे। कुछ क्वेश्चंस के मैंने तो आपको उसमें डाला हुआ है आपका टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक्स इस पेपर में कैसे काम की, कहाँ फेल हुई, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन कहाँ पे काम की वो बताना जरूरी है, क्योंकि आपको उस संशय से बाहर निकालना है कि आप बिल्कुल मतलब निरपेक्ष रूप से या सापेक्ष रूप से ये नहीं बोल सकते भैया कि बिल्कुल एलिमिनेशन हट गया। एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं हटा है। जिसको पता है, जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा इमोशनल ना होकर स्ट्रेटेजिकल तरीके से सोच रहा है, रणनीतिक रूप से सोचता है, उसको पता होगा एलिमिनेशन अभी भी काम करेगी, वो कभी हट ही नहीं सकती। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीवाईक्यू सर क्वेश्चन नहीं आए बिल्कुल पीवाईक्यू छोड़ दें। पीवाईक्यू छोड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक कंटेंट तो यही है ना। इसके अलावा आप पढ़ोगे क्या? यूएन की मिशन पढ़ने जाओगे क्या? उसने यूएन की मिशन पूछ ली इस बार, वो आर्किटेक्ट की कोई मिशन पूछ लेगा जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो रैंडम ही होता है, वो क्वेश्चंस टैकल करने के लिए आते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो टैकल करने के लिए आते हैं उनको हमको इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक्स से ही क्वेश्चन यूपीएससी निकलता है। अब इस बेसिक्स में स्टैटिक भी आता है और बेसिक करंट अफेयर्स भी आता है। लेकिन अब करंट अफेयर्स में डायमेंशंस में और बढ़ाऊंगा अपनी मैगजीन में भी। अब मैं थोड़ा सा थ्रू ओवर जाऊंगा करंट अफेयर्स में कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मुझे लगते थे कि मेंस के लिए क्वेश्चन ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने बोला भी था कि प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 2026 का पेपर देख के मैं समझ गया ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस माइंडसेट चेंज करना होगा, कंटेंट वही होगा और न्यू माइंडसेट आपको बनाना होगा कि अंडरस्टैंडिंग कितनी करनी है। और कैसा भी पेपर आ जाए, कैसे भी आ जाए, कि अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो पेपर को टैकल कैसे करना है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपसे, आपकी तैयारी, इस तैयारी के साथ भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, रैंडमनेस आ गई एकदम, और पैनिक हो गए। पैनिक बहुत बड़ी चीज़ होती है भैया, ठीक है। रैंडम पेपर का मतलब ये नहीं होता कि रैंडम प्रिपरेशन नहीं होता है, ठीक है। रैंडम प्रिपरेशन होते नहीं है, हमको एक स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी। रैंडम पेपर भले ही है, हम उसको स्किप कर देंगे और कट ऑफ इतनी ही जाएगी जितना हमने पढ़ा है अच्छे से। और एक चीज़ समझिए, अब ये पेपर रैंडम आया है ना, यूपीएससी को लग रहा होगा कि मैं कोचिंग वालों को बाहर कर दूंगा मार्केट से। नहीं, वो कोचिंग वालों की उन्होंने क्या डिमांड और बढ़ा दी है। जो गरीब बच्चा ये समझता था ना कि मैं खुद से यूट्यूब पे पढ़ के और थोड़ा सा हेल्प लेके टेलीग्राम वगैरह चैनल वगैरह की थोड़ा सा मेंटरशिप वगैरह लेके 500-1000 रुपये में मैं निकाल सकता था, अब कोचिंग वाले अलग अलग निकालेंगे। देखो, हमारी टेस्ट सीरीज अब इस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा होगा, अब हमारा ये चीज़ होगी, हमारी वो चीज़ होगी, मतलब और फंसाएंगे। तो इससे बाहर निकलना, जो तैयारी 2025 में आपने की वही तैयारी 2027 के लिए भी होगी, जो 2026 के लिए हुई वही तैयारी 2027 के लिए होगी। लेकिन बस मैंने क्या बोला, सिर्फ माइंड सेट चेंज करना होगा आपको। बस अनसर्टेनिटी है, उसको बिजनेस मॉडल मत बनने देना खुद को। अगर आपको लग रहा है ना कि आप हो सकता है कि आप किसी छोटे से इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, आपको लग रहा है एग्जाम इसलिए निकला कि इससे पढ़े हो, अगर आप बड़ी से बड़ी कोचिंग से भी पढ़ते ना तब भी आपका यही हाल होता, ठीक है। तो दिक्कत किसी भी कोचिंग में या किसी भी कोर्स या किसी भी प्रोग्राम में है ही नहीं, ठीक है। और मैं लास्ट में बस यही बोलूँगा आप सभी से, देखो, अगर आपका जो उद्देश्य है, आपका जो पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण है, अगर वो आईएएस बनने के बाद क्या है, देश सेवा है ना, तो देश सेवा सिर्फ आईएएस बनने से नहीं होती। रियलिटी है, इस चीज़ को शांत मन से सुनो, एकदम आंखें बंद करो एकदम, और बिल्कुल क्लियरली बात है सुनो मेरी, कि देखो, अगर देश सेवा करनी है, अगर देखो पर्पस देश सेवा है, तभी ये चीज़ मानना, वरना बीडी छोड़ के जा सकते हो अभी। अगर रियलिटी में सोशल सर्विस करनी है, दिल में अगर भगत सिंह बने हुए हैं हमारे, ठीक है, बसे हुए हैं एकदम, अब्दुल कलाम है हमारे मन में, हमारे दिल में लाल बहादुर शास्त्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं, बाल गंगाधर तिलक अगर हमारे मन में हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आईएएस ही होता, अगर देश सेवा का माध्यम, तो ये तो कोई आईएएस थे ही नहीं भैया। अरे सर, ये राष्ट्रपति हो गए थे, ये बाद में हुए। देश सेवा का मंत्र शुरुआत से था ना, भगत सिंह तो कोई नहीं थे। लेकिन देश सेवा से इनसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। अशफाक उल्लाह खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ऐसा नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहो,
4 से 5 साल बाद हम कोई ना कोई ऐसे तरीके निकालेंगे कि जो आईएएस नहीं भी बन पाए जो स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से पहले से खुद, पहले तो सबसे पहले बोलूँगा फाइनेंशियल स्टेबल हो खुद, फिर हम सोशल सर्विस करेंगे खुद। मैं आपका साथ दूंगा ये करने में, ठीक है। देश को हम साथ में योगदान करेंगे। जरूरी नहीं कि आईएएस नहीं बन पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएएस बनने के बाद भी करेंगे। आईएएस अगर नहीं भी बन पाए, ईश्वर ना करे नहीं बन पाए, तो भी हम देश सेवा करेंगे। ये हमारा साध्य है, साध्य, और ये हमारा साधन है। साधन नहीं मिल पाया, दूसरी साधन से जाएंगे, लेकिन इस साध्य तक तो हमको पहुंचना ही है। और यूपीएससी एक एग्जाम है, इसको मतलब लाइफ में मत ले लो कि अरे ये नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, अरे दूसरा कुछ करेंगे अच्छा, ठीक है। तो जीवन का दृष्टिकोण देश सेवा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेक्रीफाइस नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो ना, तो वो कई तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो बस आपकी आइडेंटिटी बड़ी है इस एग्जाम से। अगर मान लो मैं आपसे बोलता, सिंपल सी चीज़ बोलता, आप अभी नॉर्थ इंडिया में यूपी वगैरह इस एरिया से आते हो, अगर आप साउथ में केरल वगैरह से आते तो मैक्सिमम चांसेस होते कि आप साइंटिस्ट के लिए एग्जाम दे रहे होते या और कुछ कर रहे होते। अगर आप यूएसए में जन्म ले लेते तो आप एंटरप्रेन्योरशिप करते रहते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम ही सब कुछ होता है या कोई स्पेसिफिक एग्जाम ही होता है, ठीक है। तो हमारा साध्य ये था भैया, याद रखना, देश सेवा हमारा साध्य था हमारा, और आईएएस केवल साधन था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी कैसे यूज करना है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, और पीवाईक्यूज कैसे यूज करने हैं कि नहीं करने हैं, वो तो आप समझ गए होगे, इस वीडियो को देखिए, करने ही पड़ेंगे। टेस्ट वगैरह कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना, किसका नहीं करना है या करना है कि नहीं करना, सभी चीज़ों पर बात करनी है यूपीएससी 2027 के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैं वीडियो लाऊंगा अभी, फिर मेंस के लिए भी स्टार्ट करूंगा। प्रीलिम्स के लिए क्यों लाऊंगा, प्रीलिम्स बहुत टफ हो चुका है, मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, यही बात मैं दोबारा बोलूँगा। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अभी से करोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। प्रीलिम्स से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मेंस का करोगे क्या, मेरी सिंपल सी बात है, मेंस का करोगे क्या अगर प्रीलिम्स ही निकल पाया तो, ठीक है। तो 2027 का रोड मैप क्या हो, करंट अफेयर्स के प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट करने हैं, पीआईक्यू की स्ट्रेटजी क्या होगी, सीसेट में क्या अप्रोच अपनाया, और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो इस साल हमने की उनको दोबारा से रिपीट नहीं करना है, वो मैं उस पर ये पूरी एक सीरीज बनाऊंगा प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि मेरा फुली फोकस इस बार प्रीलिम्स पे ज़्यादा रहेगा, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा। लास्ट ईयर मैंने मेंस पे भी ध्यान दिया, मेंस के प्रोग्राम्स पे भी ध्यान दिया, प्रीलिम्स पर भी बहुत फोकस किया था मैंने, लेकिन चीज़ें अपने अनुसार नहीं रहीं, परिस्थितियाँ चेंज हुई एकदम से, बहुत सारी चीज़ें घटित हो गई बीच में पेपर के द्वारा, तो चीज़ें हमारे हाथ से फिसल गई, ठीक है। तो मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि कुछ नया इनोवेटिव अपना डायनेमिक अप्रोच अपनाऊं, और आपके लिए जितना हो सकता है उतनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करके दूं, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मन में कोई डाउट हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, बिल्कुल इमोशनली हो, स्ट्रेटजिकली हो, मन में कुछ भी विचार आ रहा हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी 0.0001% भी कुछ डाउट हो ना मन में लाइफ को लेकर, सर आगे दूं या एग्जाम नहीं दूं, बाकी मैं समझा चुका हूं आपको। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आना तो वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं समझा चुका हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको यूपीएससी की साइकिल से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, मैं आपको सभी चीज़ें समझा चुका हूँ। कि अगर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट अगर आप फेल हो चुके हो ना, तो मैं बोलता हूँ जाइए, चेंज कीजिए, साइकिल को तोड़िए। यूपीएससी की साइकिल को तोड़ना बहुत टफ होता है, क्योंकि हम इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतने साल दिए लाइफ के। लेकिन ये मत सोचो इतने साल देने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि और साल इसमें वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो गलती मत कीजिए। तो बस यही है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या किस किस चीज़ को चीज़ों को जानना है वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर आपके प्रोग्राम से क्या क्या आया, वो चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अभी मैटर करता है कि अदर चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। बताने को तो मैं बता दूंगा कि 35-40 क्वेश्चन लगभग आ गए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वगैरह सब कुछ मिला मिलू के, लेकिन उसका मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। क्वेश्चन फंसने से क्या होता है, कंटेंट तो हम दे देंगे अभी 10,000 पेज का, 100 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें से, रैंडम क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही यही बोलने वाला था मैं आज, और बस इसी के लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सोच समझ कर वीडियो बनाई। टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से जो सही आपका बैलेंस अप्रोच होने चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, उस तरीके के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी।
ना कि कुछ भी आके बक देना आपके सामने।